गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 8.2 सीखेंगे जिसमें हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, नेमली डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो आज है मॉड्यूल 8.2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो ये हम करीब करीब उसी तरीके से करेंगे जैसे कि हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में किया था, लेकिन हम देखेंगे स्पेशली इंटीग्रल प्रॉपर्टी के केस में कि फूरियर ट्रांसफॉर्म केस से यहाँ पे थोड़े से डिफरेंसेस हैं। तो पहले हम डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं जो कि बिल्कुल फूरियर ट्रांसफॉर्म के जैसे ही काम करता है। तो सपोज हमारे पास कोई सिग्नल है x ऑफ t जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है x ऑफ s विथ ROC R। तो अब क्वेश्चन है कि अगर हम dx बाई dt अगर लेंगे तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि हमने इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म किस तरीके से निकाला था। तो हमने क्या किया था कि इसे हम अगर सपोज y ऑफ t अगर मान लेते हैं, वो होता है x ऑफ t इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैपिटल X ऑफ j ओमेगा e पावर j ओमेगा t d ओमेगा। अब इस फंक्शन को हम अगर दोनों साइड अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है dx बाई dt इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई डेरिवेटिव ऑफ दिस होल इंटीग्रल। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि ये जो लिमिट्स हैं ये भी टाइम से इंडिपेंडेंट हैं और ये जो इंटीग्रेशन वेरिएबल है ये भी टाइम से इंडिपेंडेंट है, तो उस वजह से हम इस d बाई dt को इस इंटीग्रल के अंदर ले जा सकते हैं। और इंटीग्रल को अंदर ले जाने के बाद में अगेन ये जो कैपिटल X ऑफ j ओमेगा है यहाँ पे भी हमारा डेरिवेटिव का कोई असर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी टाइम वेरिएबल है ही नहीं। तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इंटू d बाई डी टी ऑफ e पावर j ओमेगा t टाइम्स d ओमेगा। और इसको हम अगर d बाई डी टी करेंगे, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई 2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैपिटल X ऑफ j ओमेगा इंटू j ओमेगा इंटू e पावर j ओमेगा t d ओमेगा। तो यहाँ पे हम अब देख सकते हैं कि ये जो कॉम्पोजिट फंक्शन है इसका हम एक तरीके से इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो dx बाई dt है उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो ये पूरा टर्म होगा j ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल X ऑफ j ओमेगा। अब इसी तरीके से हम dx बाई dt का लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी डिराइव कर सकते हैं, बस डिफरेंस इतना होगा कि यहाँ पे जो ओमेगा है उसकी जगह पे हम इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू s। तो यानी कि हम अगर इस एक्सप्रेशन में हम अगर j ओमेगा की जगह अगर s लिखें, अगर हम j ओमेगा को अगर हम s लें तो हमारे पास है d ओमेगा इज इक्वल टू ds बाई j। तो यानी कि हम लिख सकते हैं दैट x of t is equal to 1 by 2 pi j integral minus infinity to plus infinity capital X of s e power st ds। तो ऑल्दो कि मैंने जैसे आपको बताया था पहले कि इस एक्सप्रेशन को कंप्यूट करना बहुत टीडियस काम है, उसीलिए जनरली हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि जो s है वो कोई रियल नंबर नहीं है, वो एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है। तो हमें इसे कॉम्प्लेक्स प्लेन में इंटीग्रेट करना पड़ेगा जिसका जो प्रोसेस होता है वो रियल लाइन पे इंटीग्रेशन से थोड़ा अलग होता है। तो ऑल्दो हम इस इंटीग्रेशन फॉर्मूला को हम कभी यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम ये डेरिवेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम अगर दोनों साइड अगर हम
डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फिर से हम इस डी बाई डी टी को इस इंटीग्रल के अंदर लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रल की लिमिट्स और इंटीग्रल का वेरिएबल दोनों ही टी पे डिपेंड नहीं करता है। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा 1/2 पाई जे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैपिटल एक्स ऑफ एस इंटू डी बाई डी टी ऑफ ई पावर एस टी इंटू डी एस। और फिर से हम अगर इस डी बाई डी टी ऑफ ई पावर एस टी अगर करते हैं तो हमारे पास आएगा 1/2 पाई जे इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कैपिटल एक्स ऑफ एस इंटू ई पावर एस टी इंटू डी एस। यानी कि अभी हमारा ये जो फंक्शन है, अभी हम एक तरीके से इस कॉम्पोजिट फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा dx बाई dt है उसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा s टाइम्स कैपिटल x ऑफ s, यानी कि यहां पे आ जाएगा s टाइम्स कैपिटल x ऑफ s। अब सवाल है कि उसका ROC क्या होगा। तो अगेन जो इसका ROC होगा वो होगा प्रीवियस ROC, लेकिन ये उससे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। सो ROC कंटेनिंग R, वो किस वजह से। अब देखिए ROC अगेन क्या होता है, ROC होता है S डोमेन का वो रीजन जहां पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो वैल्यू है वो एक तरीके से फाइनाइट है। तो यहां पे अब हमारा जो कैपिटल X ऑफ S है वो जहां जहां पे फाइनाइट है उसमें हम अगर S मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर हम फाइनाइट S डोमेन की बात कर रहे हैं तो वहां पे S भी फाइनाइट है। लेकिन क्या हो सकता है कि आपका जो कैपिटल X ऑफ S है उसमें जो पोल्स एंड जीरोस जो होते हैं, तो सपोज आपके कैपिटल X ऑफ S में अगर एक पोल है ओरिजिन पे, तो S से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि हम एक ओरिजिन पे एक जीरो ऐड कर रहे हैं। तो अगर आपका पोल जीरो अगर कैंसिलेशन हो जाता है तो आपका जो ROC है वो R से बड़ा भी हो सकता है। इसका एक सिंपल एग्जांपल हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद में। उसके पहले हम एक डेरिवेटिव की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हम टाइम डोमेन में डेरिवेटिव लेने की जगह अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन या हम अगर एस डोमेन में अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारा करस्पॉन्डिंग टाइम डोमेन सिग्नल क्या होता है। तो यानी कि अभी हम अगेन ले रहे हैं कि हमारा जो x ऑफ t जो हमारा सिग्नल था उसके करस्पॉन्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म है कैपिटल X ऑफ s और करस्पॉन्डिंग ROC है R। लेकिन हम अगर dx बाई ds अगर लेते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सिग्नल है वो क्या होगा। तो अगेन इसे हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला। तो हम अगर लिखें कैपिटल X ऑफ s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ t e पावर माइनस एस टी डी टी, और हम अगर दोनों साइड को अगर s के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अगेन पहले की तरह हम अब d बाई डी एस को अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन का जो लिमिट्स है और जो इंटीग्रेशन का वेरिएबल है दोनों ही s पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आएगा d बाई डी एस ऑफ ई पावर माइनस एस टी इंटू इंटीग्रेशन ओवर डी टी, और इसे हम अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी इंटू माइनस टी ई पावर माइनस एस टी डी टी। ये माइनस टी कहाँ से आया, हमारा जो e है वहां पे है माइनस एस टी, और अगर हम s के रिस्पेक्ट में उसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमारा जो माइनस टी है वो हमारा बाहर आ जाएगा। यानी कि अभी हम कह सकते हैं कि अभी हम इस कॉम्पोजिट सिग्नल का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं माइनस टी ई पावर माइनस टी एक्स ऑफ टी। यानी कि हम अगर लाप्लास डोमेन में अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग सिग्नल होगा माइनस टी टाइम्स एक्स ऑफ टी।
अभी हम देखते हैं कि हमारा ये जो प्रीवियस एग्जांपल था, इसमें हमने जो बताया कि जो हम अगर टाइम डोमेन में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग लाप्लास डोमेन में एक्सप्रेशन होगा s टाइम्स कैपिटल X, लेकिन ROC जो होगा वो R तो होगा ही, लेकिन R से बड़ा भी हो सकता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। तो हम इसके लिए हम स्टैंडर्ड हमारा जो यूनिट स्टेप जो फंक्शन है उसे लेते हैं। तो अब सवाल है कि जो यूनिट स्टेप फंक्शन है, यूनिट स्टेप फंक्शन जैसा कि आप जानते हैं वो होता है नेगेटिव टाइम के लिए वो 0 होता है और पॉजिटिव टाइम के लिए वो कांस्टेंट होता है एट 1। तो अब सवाल है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम e पावर माइनस AT u ऑफ t अगर हम लेते हैं तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई s प्लस a और ROC होता है सिग्मा ग्रेटर देन माइनस a। तो यहां पे हम अगर u ऑफ t का अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म चाहते हैं तो यहां पे सिंपली हम a इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं। तो अगर हम a इक्वल टू 0 अगर पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज 1 बाई s एंड सिग्मा ग्रेटर देन 0। तो यानी कि u ऑफ t के करस्पॉन्डिंग हमारे पास आया 1 बाई s सिग्मा ग्रेटर देन 0। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखने की है कि अगर आपको याद होगा कि हमने u ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म भी निकाला था, वो थोड़ा अलग था। तो इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म था वो आया था u ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू 1 बाई j ओमेगा प्लस पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा। तो फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में हमारे पास u ऑफ j ओमेगा में एक पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा एक एक्स्ट्रा टर्म था जो कि हमारा इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में नहीं है। यहाँ पे हमने क्या किया है, जो 1 बाई जे ओमेगा है वहां पे हम अगर जे ओमेगा को अगर s से रिप्लेस कर दें तो हमारे पास 1 बाई s आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे पाई डेल्टा ऑफ ओमेगा जो टर्म है उसको हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डोमेन में नहीं लिख रहे हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे हमारा ROC आ जाता है। अब ROC क्या है? सिग्मा ग्रेटर देन 0, यानी कि जो आपका ROC है वो इमेजिनरी एक्सिस से राइट साइड पे है। तो इसे अगर आप ड्रॉ करेंगे, ये अगर सिग्मा है, ये आपका j ओमेगा है, तो आपका एक पोल है यहाँ पे और जो आपका ROC होगा वो होगा राइट साइड ऑफ दिस पोल। यानी कि जो j ओमेगा एक्सिस है वो इसके ROC में इंक्लूडेड ही नहीं है। उसी वजह से इस डेल्टा ऑफ ओमेगा का जो रोल है वो हमारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आता ही नहीं है। तो इसीलिए आप कोई भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर लिखेंगे तो वहां पे कभी भी डेल्टा फंक्शन नहीं आता है, क्योंकि वो डेल्टा फंक्शन जो है ROC की वजह से एलिमिनेट हो जाता है। तो u ऑफ t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 बाई s और उसका ROC है सिग्मा ग्रेटर देन 0। अब इसका हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं, du बाई dt, तो du बाई dt जैसा कि अब हम जानते हैं इज अ डेल्टा फंक्शन, और डेल्टा फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा अगेन हम निकाल सकते हैं। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ t e पावर माइनस st dt। तो इसे अगर आप इंटीग्रेट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये हम कैसे करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अगर किसी भी फंक्शन को अगर डेल्टा ऑफ t से अगर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं और अगर इंटीग्रेशन की रेंज में अगर 0 इंक्लूडेड है तो दिस इज सिंपली इज इक्वल टू e पावर माइनस s एट t इक्वल टू 0। तो t की जगह पे हम बस 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और जो भी इस फंक्शन की वैल्यू आएगी वो हमारा इंटीग्रल का वैल्यू होगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, सिंपली 1। यानी कि डेल्टा ऑफ t का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है 1 और इसका जो ROC है वो क्या होगा, एंटायर S प्लेन। क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसी भी s के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जब u ऑफ t को जब डिफरेंशिएट किया तो हम यहाँ पे जानते हैं कि डिफरेंशिएट करने से जो ओरिजिनल लाप्लास ट्रांसफॉर्म है उसमें s मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ 1 बाई s में हमने अगर s को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा
और देखिए हमारा जो आरओसी है वो भी पहले के मुकाबले बढ़ गया है। पहले हमारा आरओसी सिर्फ राइट साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सेस था, पर अभी हमारा जो आरओसी है वो एंटायर एस प्लेन हो गया है। तो ये था एक सिंपल एग्जांपल दिखाने के लिए कि हम जब फूरियर डोमेन में या फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में हम जब किसी टाइम डोमेन सिग्नल का हम जब डेरिवेटिव लेते हैं तो करस्पॉन्डिंग फूरियर ट्रांसफॉर्म सिर्फ जे ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लाप्लास के केस में आप जब टाइम डोमेन में डिफरेंशिएट करते हैं तो एस डोमेन में आपका एस से मल्टीप्लीकेशन तो होता ही है, लेकिन आपका आरओसी जो है वो भी चेंज हो सकता है। तो इसीलिए आपको डेरिवेटिव लेते वक्त थोड़ी सी ध्यान रखने की जरूरत है। अभी हम देखते हैं इंटीग्रल प्रॉपर्टी कि अभी हमने किसी सिग्नल को डिफरेंशिएट किया तो वो एस से मल्टीप्लाई हो गया, पर हम जब इंटीग्रेट करते हैं तब क्या होता है। तो अगेन फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि वहां पे डेल्टा ऑफ ओमेगा वाला भी एक टर्म आ रहा था। लेकिन अभी हम देखते हैं कि हमारा जो लाप्लास का केस है, क्या वहां पे भी हमारा ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन आता है या यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, सपोज हम अगर कोई सिग्नल लें y ऑफ t विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t x ऑफ टाउ डी टाउ। अब हमें निकालना है कि जो y ऑफ t सिग्नल है इसका करस्पॉन्डिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो इसके लिए हम इसे थोड़ा सा अलग वे में लिखते हैं। हम इसे लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से t x ऑफ टाउ मल्टीप्लाइड बाय u ऑफ t माइनस टाउ डी टाउ। ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि u ऑफ टाउ जो होता है u ऑफ t माइनस टाउ हम अगर लें तो वो होगा इस तरीके से कि वो t के पहले हमेशा वो नॉन जीरो होगा और t के बाद में वो जीरो होगा, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये 1 होगी। तो क्योंकि ये इंटीग्रेशन के लिमिट्स भी माइनस इन्फिनिटी से t है, तो इससे मल्टीप्लाई करने से हमारे इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा u ऑफ t माइनस टाउ, क्योंकि t के बाद में जीरो है, तो ये जो इंटीग्रेशन की अपर लिमिट है हम इसको t की जगह पे माइनस इन्फिनिटी, हम इसे प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि t के बाद में हमारा जो u फंक्शन है वो जीरो है, तो उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी और इंटीग्रेशन में अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो ये है कॉन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन। सो दिस इज इक्वल टू x ऑफ t कन्वॉल्व्ड विथ u ऑफ t। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो टाइम डोमेन में जो कॉन्वोल्यूशन होता है तो करस्पॉन्डिंग लाप्लास डोमेन में वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि y ऑफ s इज इक्वल टू कैपिटल X ऑफ s इंटू u ऑफ s। और पिछले पेज पे हमने देखा था कि u ऑफ s क्या होता है, u ऑफ s इज सिंपली इक्वल टू 1 बाई s। तो ये हो जाएगा इक्वल टू कैपिटल X ऑफ s बाई s। अब सवाल है कि इसका ROC क्या है। तो अगेन जो कैपिटल X ऑफ s है उसका ROC इज सम r, और जो u ऑफ s है उसका ROC है सिग्मा ग्रेटर देन 0। तो यानी कि ये कम से कम r इंटरसेक्शन विथ सिग्मा ग्रेटर देन 0 तो होगा ही, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। सो ROC कंटेन्स दिस क्वांटिटी। तो अब एग्जैक्टली आपको अगर कोई एक्सप्रेशन दिया जाए तो उसका आप इस तरीके से आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि उसका जो ROC निकालेंगे वो कम से कम इतना तो होगा ही। अगेन इससे बड़ा कब होगा, जब अगेन आपका कोई पोल जीरो कैंसिलेशन होगा, तब आपका ROC इससे आपका बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे ये टर्म क्यों आया, क्योंकि आपका यहाँ पे 1/s है जो कि जीरो पे ब्लो अप कर जा रहा है, इसीलिए आप जीरो को अभी इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कैपिटल X ऑफ s में अगर एक s का कोई टर्म है तो वो s और ये s कैंसिल हो जाएगा, और फिर आप इस रिस्ट्रिक्शन से आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप नेगेटिव सिग्मा में भी जा सकेंगे।
तो ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म के डेरिवेटिव और इंटीग्रल प्रॉपर्टीज के बारे में। अगले मॉड्यूल में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। थैंक यू।